माय यूट्यूब चैनल ब्रीफली करेंट्स विद तन्वी। आज की वीडियो में हम लोग पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्टैटिक और करंट दोनों को कवर करेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक हेयर जो हमारा प्री और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। पहले हम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझेंगे। बायो का मतलब होता है साइंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे उससे हम यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक आता है जीन टेक्नोलॉजी, जिसमें काफ़ी सारी बेसिक्स हम लोगों को कवर करनी है। जैसे कि जीन्स क्या होते हैं। एक सेल में हमारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं जीन्स, जिसमें स्टोर होती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स से हमने क्या लिया कि हमारी आईज कैसे दिखती है, हमारा हेयर कलर क्या है, या फिर हमारी हाइट क्या है, उसके लिए हम लोग जिसका यूज़ करते हैं पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए ऑफस्प्रिंग में, यानी कि बच्चों में, उसको हम जीन्स बोलते हैं। अब जीन्स के दो पार्ट होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज डीएनए, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और आरएनए, जो इस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है एज अ फॉर्म ऑफ मैसेंजर। उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली नोबेल लॉरेट, जिनको नोबेल प्राइज मिला था इस चीज़ के लिए, जेम्स वाटसन, उन्होंने डीएनए की शेप को डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि डीएनए की शेप एक डबल हेलिक्स है, यानी कि एक लैडर शेप का होता है। दैट इज वॉट ही सेड टू अस। सो ही डाइड रिसेंटली, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये सारा जो डीएनए हमारा जो सेल में स्टोर होता है, इस पूरे डीएनए का जो स्ट्रक्चर या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको हम जीनोम बोलते हैं, उसे पूरे इंटायर सेट को। डीएनए हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद आता है गैमेट। गैमेट क्या होता है? गैमेट एक्चुअली में हमारा पेरेंट्स से होता है, यानी कि एक मेल यानी कि फादर और मदर यानी कि फीमेल का, जब हम सिंगल सेल यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम को हैप्लॉइड फीमेल क्रोमोसोम से मिलाते हैं, उसके बाद हमारा बनता है जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइज सेल। जाइगोट इज बेसिकली द फर्टिलाइज सेल जो हमारा होता है। क्योंकि ये दो सेल से मिलकर एक बना है, इसलिए इसको हम फिर बोल देते हैं डाइप्लॉइड। उसके बाद हमारा आता है जीनोम सीक्वेंसिंग। हमारे जो बेस पेयर होते हैं डीएनए में, हमारे बेस पेयर्स होते हैं, जैसे डी जी एन सी जी सी टी वगैरह होते हैं। उनका जो परफेक्ट ऑर्डर होता है, जो एक एग्जैक्ट ऑर्डर होता है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। उस प्रॉपर सीक्वेंस को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अब काफ़ी सारे की एप्लीकेशंस हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के, जैसे कि हेल्थ सेंटर में हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो डीएनए के पेयर्स हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, उसको पढ़ के उसके हिसाब से, यानी कि पर्सनलाइज मेडिसिन बना सकते हैं। पर्सनलाइज उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट। सो अकॉर्डिंग टू दैट बेस पेयर्स, अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, हम उसके हिसाब से उसकी हेल्थ केयर की टेक केयर कर सकते हैं। उसके बाद पेटर्निटी टेस्ट, कौन सा पेरेंट्स किस बच्चे का है, ये सब पेटर्निटी टेस्ट बोलते हैं। इसको बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स जैसे कोर्ट केसेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि कौन सा क्रॉप किस एरिया में पर्टिकुलरली अच्छा रहेगा, क्योंकि कौन सा क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है, डिजीज से कम रेजिस्टेंट हो सकता है। ये सब चीज़ें हम जीनोम सीक्वेंसिंग से पढ़ सकते हैं, इवन चेंजेस भी कर सकते हैं। क्योंकि एक क्लाइमेटिक एरिया में क्या पता है एक पर्टिकुलर एक क्रॉप इज नॉट वर्किंग, एक क्रॉप नहीं चलेगा, तो फिर उसके हिसाब से हम चेंजेस कर कर उसमें क्लाइमेट रेजिलियंट बना सकते हैं, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। उसके बाद जीन एडिटिंग पर आते हैं। जीन एडिटिंग में बेसिकली हमारे रिसेंटली एक शीप, जीन एडिटेड शीप इन्वेंट की गई है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, यूजिंग द टेक्नोलॉजी क्रिस्पर आर कैस9 टेक्नोलॉजी। बहुत ही हॉट टॉपिक भी है और बहुत ही बार पूछ भी चुके हैं प्री और मेंस में। सो इट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद जीन एडिटिंग होता क्या है, पहले समझो कि जैसे मैंने लिखा कि माई कैट इज स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग को अगर मैं हटाकर काट कर निकाल दूं और फिर उसकी जगह ऐड कर दूं वीक, तो माई कैट इज वीक बन जाएगा। ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, जो हम यूज करते हैं इन द डीएनए। डीएनए का कोई भी अगर हमें स्ट्रक्चर बदलना है, उसको हटाना है या किसी चीज से रिप्लेस करना है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये होता क्या है, व्हाट इज दिस बेसिकली, क्रिस्पर क्रिस्पर काम करेगा एज अ गाइडेंस। क्रिस्पर बताएगा कि कहाँ पर जाना है, डीएनए के किस पार्ट में जाना है, किस सेल में जाना है, कहाँ पे चेंजेस करने हैं, और कैस9 वहीं पर एक सिजर्स की तरह एक्ट करेगा। जहाँ पर भी क्रिस्पर जाएगा उसको सिजर्स का जरूरत पड़ेगा, उस कैस9 विल हेल्प हिम कट द पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रक्चर, कहाँ पर चेंजेस करने हैं, ये सब होता है। अब जो लैम्प बनाई गई है उसके कौन से पार्ट को कट किया गया है, दैट इज मायोस्टैटिन जीन। इस पार्ट को कट किया गया है ताकि वो 30% ज्यादा मसल ग्रोथ कर पाए, जैसे कि यूरोपियन ब्रीड्स और टेक्सटाइल में होता है, बट इंडियन ब्रीड्स में वो चीज एब्सेंट होती है। सो फॉर दैट वी हैव मेड द चेंजेस एंड वी हैव एडिटेड। बट एक चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, दैट इट इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जेनेटिकली हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं, क्योंकि उसमें नो फॉरेन डीएनए वाज एडेड।
इट इज़ जस्ट अ ट्रांसजेनिक थोड़ा सा डिफरेंट एनिमल हमने क्रिएट किया है। तो ये सारा जीन एडिटिंग की चीज़ें गिवन है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई है कि एक सेल में कैसे क्रोमोसोम होता है, कैसे डीएनए होता है। तो डीएनए को गाइड मॉलिक्यूल कौन करेगा? क्रिस्पर आर करेगा, और फिर उसको कटिंग का काम कौन करेगा? दैट इज Cas9 फॉर अस। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है इन डिटेल्स, तो इसको पढ़ लेना। अबाउट जीन एडिटिंग वही बताया गया है कि एक जीन में जैसे कि एक पार्ट को रिमूव करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है, वो भी हम कर सकते हैं एक नई जीन डालकर। ठीक है, सो दिस चेंज डीएनए सीक्वेंसेस एट वन मोर और मोर पॉइंट्स। काफ़ी सारी टाइप्स की जीन एडिटिंग भी होती है, जैसे कि सोमेटिक जीन एडिटिंग। सोमेटिक जीन एडिटिंग इज बेसिकली सोमेटिक जीन एडिटिंग होती है जैसे कि जो इसमें सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स को पार्ट नहीं दिया जाता, बाकी सभी चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी, और जर्म लाइन इसके ऑपोजिट हो जाएगी जिसमें सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो हम रिप्रोडक्टिव सेल्स में कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे जर्म लाइन जेनोम एडिटिंग, और जो इसमें हम नहीं कर सकते, दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू बेबी फॉर्मेशन, जो ऑफस्प्रिंग को फॉर्म नहीं करते हैं, उन्हीं सभी जेनोम एडिटिंग को हम बोलेंगे सोमेटिक जेनोम एडिटिंग। काफी सारी टेक्निक्स भी है, जैसे कि अगर डीएनए को हमें प्रिसाइसली काटना है, मतलब अगर हमें इस स्पेसिफिक पॉइंट पे काटना है तो बस ये स्पेसिफिक पॉइंट कटेगा, तो उसके लिए हम जिंक फिंगर न्यूक्लियासिस या फिर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियासिस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्रिस्पर Cas9 तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, जो गाइड और कटिंग का प्रोसेस है। उसके बाद होमिंग एंडोन्यूक्लियासिस, यानी कि नेचुरल एंजाइम्स को अगर बॉडी में से कट करना है, उसको ढूंढ कर उसको किसी भी सेक्शन ऑफ डीएनए में से, उसको हम बोलेंगे होमी एंडोन्यूक्लियासिस। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ जीन एडिटिंग, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि अगर सिकल सेल एनीमिया है या फिर कैंसर है, उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं किसी के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ना जाए, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में हम सेल चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में हम डीएनए चेंजेस कर सकते हैं, जेनोम एडिटिंग कर सकते हैं, ताकि हम कैंसर सेल्स को टारगेट कर पाएं। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रॉप इंप्रूवमेंट हो सकता है, यानी कि वैरायटी हम बढ़ा सकते हैं, ईल्ड बढ़ा सकते हैं, जिसमें भी उसकी कोई भी अगर डिसएडवांटेज है उस पर्टिकुलर क्रॉप की, तो वहां पर हम चेंजेस करके उस पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं या बिल्कुल ही हटा सकते हैं उस क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको और बेहतर बनाने के लिए। या फिर कोई भी ऐसा क्रॉप है जिसमें न्यूट्रिशनल कंपाउंड कम है, उसकी न्यूट्रिशन कैपेसिटी भी हम बढ़ा सकते हैं किसी और प्रोडक्ट का ऐड ऑन कर सकते करके। इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज में बायोफ्यूल्स, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम माइक्रोब्स को ऐड कर सकते हैं ताकि हम बायो इथेनॉल या बायोडीजल बना सकें और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें। बायो रेमेडिएशन में काम करते हैं, तो माइक्रोब्स फिर से हम एडिट कर सकते हैं ताकि जो भी ऑयल स्पिल्स हो वो क्लीन हो, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और वहीं पर हम हेवी मेटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, हेवी मेटल्स के लिए भी इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। अब रिलेटेड न्यूज़ ये है कि बिरसा 101 जो है, सबसे पहला इंडिजिनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी को हमने लॉन्च किया है, या फिर आप कह सकते हो रिसेंटली डिस्कवर किया है, जिसको हमने नाम दिया बिरसा 101, जो कि स्पेशली सिकल सेल के लिए ही है। अब बिरसा 101 क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज इट इज डेडिकेटेड टू 150th एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, उनके लिए बनाई गई है, एंड इट इज कॉल्ड बिरसा 101 इसीलिए। उसके बाद इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटरैक्टिव बायोलॉजी, उसके साथ मिलकर इन्होंने ये चीज़ डेवलप की है या फिर लॉन्च की है। इट्स टेक्नोलॉजी में एक ट्रांसफर एग्रीमेंट है जो साइन किया गया CSIR IGIB, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, जिसके बारे में ये है कि स्केलेबल, एक अफोर्डेबल और क्रिस्पर बेस्ड थेरेपीज जो भी हम सिकल सेल के लिए बना रहे हैं या फिर किसी भी और जेनेटिक डिसऑर्डर में ये चीज़ जहाँ भी यूज़ होगी, तो ये सब इन दोनों के साथ होगी। इट विल बी द कंबाइंड एफर्ट ऑफ दीज बोथ थिंग्स। अब सिकल सेल डिजीज होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हेरिडिटरी, यानी कि जनरेशन के थ्रू पास ऑन होगा, और ये डिसऑर्डर ब्लड में होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन जीन कम चेंज हो जाता है। हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड में चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या होता है, सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, वो ब्लॉक कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल हमारी जो नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स में होती है वो कम हो जाती है। एनीमिया की वजह से लंग्स, हार्ट, किडनीज, आईज, बोन्स एंड ब्रेन वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर वो हमारे ब्लड में चेंजेस करेगा, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज और वेन्स अफेक्ट होंगी, तो ऑफकोर्स ये जो सभी पार्ट्स हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, दे विल स्टार्ट डिसफंक्शनिंग। 14.5% ऑफ ग्लोबल सिकल सेल डिजीज बर्थ 2023 में हुए थे, एंड इट इज मेनली प्रेवलेंट इन द ट्राइबल पीपल। ये जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके बीच में ये ज़्यादा कॉमन एज कम्पेयर टू द लोकल्स। उसके बाद इंडिया इज एमिंग टू एलिमिनेट द सिकल सेल डिजीज बाय 2047, विच इज इंपॉर्टेंट, सो इट कैन कम इन। ग्लूकास9 एक मॉडिफाइड क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, जिसमें जब वो एडिट करता है तो वो एक लाइट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर लिखा है दैट इट एमिट्स लाइट, तो बेसिकली इट प्रोड्यूसेस लाइट जब भी वो एडिटिंग करता है, क्योंकि क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि साइंटिस्ट को पता नहीं चलता था कि Cas9 सच में एडिटिंग कर रहा है, कटिंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस ग्लूकास9 जो कोलकाता बेस्ड बॉस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, उससे साइंटिस्ट रियल टाइम में देख सकते हैं कि Cas9 कहाँ पर कैसे चेंजेस कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज द नेम गिवन ग्लो Cas9, यानी कि Cas9 जब भी जीन एडिटिंग करेगा, व्हेनेवर इट विल परफॉर्म द जीन एडिटिंग, दैट टाइम इट विल प्रोड्यूस सम लाइट, ताकि साइंटिस्ट को पता लग सके कि हाँ सच में एडिटिंग हो रही है, सही पार्ट में हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर एक्टिव है भी या नहीं है।
उसके बाद एक सब टॉपिक दिया हुआ है एपिजेनोम एडिटिंग का। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि अगर आपके पास एक बुक है, अगर आप उसको पढ़ते हो, तो पढ़ते-पढ़ते इफ यू लीव समवेयर और या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है तो आप उस पे स्टिकी नोट्स लगा देते हो, ठीक है? उससे बुक का कोई नुकसान नहीं होता है, बुक में कोई चेंजेस नहीं होते। सिमिलरली इधर भी एपिजेनोम इज सेम थिंग स्टिकी नोट, यानी कि डीएनए सीक्वेंस को बिना बदले हम एपिजेनोम यानी कि स्टिकी नोट्स लगा देते हैं। दैट इज एपिजेनोम फॉर अस। जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए है वो सिर्फ, और कुछ भी नहीं। इसलिए वो एक सिर्फ केमिकल कंपाउंड है जो कि हम रिवर्स भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं या फिर मार्क कर सकते हैं, सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये सब जीन एडिटिंग यहाँ पर हो रही है, ऐसे हो रही है। इट्स बेसिकली उल्टा है ट्रेडिशनल वे के, जहाँ पर कटिंग होती थी। एपिजेनोम एडिटिंग अलाउज प्रिसाइसली कि हाँ इस पार्ट में है, तो फिर हम लोग कैसे मार्क कर सकते हैं जीन में कि अच्छा इस पार्ट पे हमारी जीन एडिटिंग होनी है। सो इट इज बेसिकली दैट मार्किंग जो सेफ बनाती है, कहीं हम गलती से कोई और पार्ट ना काट दे जो हमें नहीं काटना चाहिए। सो इट बेसिकली दैट मार्क्स, तो इसे हम बोलते हैं जीनोम एडिटिंग में एपिजेनोम में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। Next topic is GM crops. So GM crops basically नीति आयोग members called for adopting GM crops, especially in the edible oils part, ताकि हम self sufficient हो पाएं। तो GM crops होता क्या है? So basically GM crops is genetically modified organism, ताकि अगर कोई भी कमी है किसी भी क्रॉप में, उसको हटाकर हम उस कमी को हटा सकते हैं या फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए। सो उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि डीएनए में चेंजेस करना ताकि हम वो डिजायरेबल चीज़ उसमें से ला पाएं जो हमें चाहिए। जैसे कि एक ऐसा प्रोडक्ट ला पाएं जो जिसमें पेस्ट का कोई इफेक्ट ना हो, सो पेस्ट रेजिस्टेंस आ पाए। सो दैट इज ऑल द थिंग। अब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में एक सब पार्ट होता है ट्रांसजेनिक्स नाम का, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा डीएनए जो है अनदर स्पीशीज से लिया जाता है और फिर उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि बीटी कॉटन में एक जीन डाला गया है बैक्टीरियम नाम का। सो ऐसे ही अडॉप्शन किए हैं स्टेटस ने इंडिया में, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल है, एंड जीएम मस्टर्ड क्रॉप भी है हमारा। जैसे कि बीटी कॉटन इज ओनली जीएम क्रॉप जो अप्रूव किया गया है कल्टीवेशन से। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इनमें से जीएम क्रॉप है जो अडॉप्टेड है इंडिया में। सो इट इज बीटी कॉटन। बीटी ब्रिंजल जो है इट इज नॉट क्लियर्ड बाय जीएसी ने अभी परमिशन नहीं दी है। इट इज हाउएवर पुट ऑन अ मोरेटोरियम एज ऑफ नाउ। सेंटर कंडीशनली अप्रूव्ड किया है हेर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम मस्टर्ड को, दैट इज DMH11। सो इट इज सेम ओनली जीएम मस्टर्ड, ये साइंटिफिक नेम हो गया थोड़ा सा, दैट इज DMH1 एनवायरमेंट में रिलीज करने के लिए। तो अभी भी ये अप्रूवल थोड़ा सा अंडर रिव्यू है, ये सुप्रीम कोर्ट अभी भी हमारा देख रहा है। सो लेट्स सी व्हाट एवर द वर्डिक्ट विल बी कमिंग। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जीएम क्रॉप्स के कुछ इंडिया में, इसीलिए सभी क्रॉप्स हम लोग एनवायरमेंट में रिलीज नहीं कर सकते, सभी क्रॉप्स को फार्मर्स के द्वारा यूज नहीं किया जाता। तो पहला क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, दैट इज 2006। इसके अकॉर्डिंग प्रोहिबिट्स, यानी कि कोई भी जीएम, ऐसा नहीं है कि कोई भी जीएम फूड बाहर से आकर यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर सेल हो रहा है या फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बिना FSI की परमिशन के बिना या फिर अप्रूवल के बिना। उसके बाद एक रिव्यू कमिटी होती है जेनेटिक मैनिपुलेशन के अंडर, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है। दिस कमिटी इज बेसिकली मॉनिटरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे किया जाना चाहिए जीएम क्रॉप से रिलेटेड, या फिर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जीएम ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो सभी की देखभाल यही करता है, दैट इज RCGM। उसके बाद स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो रिव्यू करता है कि सेफ्टी कैसे होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होने चाहिए यूज से रिलेटेड, जो भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जो हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, उसके कैसे सेफ पर यूज कर सकते हैं। देन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो वी हैव अ कमिटी जो ये सब चीजें इंस्पेक्ट करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है और रिपोर्ट सबमिट करती है किसको, SBCC को और द GEAC अबाउट द कॉम्प्लाइंस, यानी कि कैसे हम लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं। तो जीनोम एडिटिंग जो है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस है, यानी कि SDN1 और SDN2 टाइप्स ऑफ जीन्स की होती है, यानी कि अप्रूव हो चुकी है हम कह सकते हैं। सो ये कॉलम में दिया हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ सकते हो। दैट इज बायोसेफ्टी रेगुलेशन फॉर जनरल क्रॉप्स। उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि है स्टैट्यूटरी कमिटी। इट इज अ स्टैट्यूटरी कमिटी दैट कम्स अंडर रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंड इट बेसिकली डील्स की कैसे हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर करना है। जेनेटिक इंजीनियर मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिजम्स और सेल्स को भी डील करता है। दैट वाज इन्वेंटेड इन 1989। दीज रूल्स आर बेसिकली फ्रेम्ड अंडर द एक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। इसकी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि प्रपोजल्स से रिलेटेड कोई भी अप्रेजल करना, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म को कैसे अप्रेज करना है या नहीं करना है, एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग जिसमें लार्ज स्केल कोई भी हजार्डस यानी कि खतरे वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उसी सब चीज़ों पे रिसर्च करना, या फिर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया देना जाना चाहिए या फिर नहीं, वो सभी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद एक रिलेटेड न्यूज़ है जेनोम एडिटेड राइस की, जिसके अकॉर्डिंग ICAR ने इंडिया फर्स्ट जेनोम एडिटेड राइस को डेवलप किया है, जिसका नाम हमने रखा है DRR राइस 100 और कमला और पूसा DST राइस। इट हैज़ बिकम फर्स्ट इन द कंट्री, ऑफ कोर्स सी बात है, पहला हमने जेनोम एडिटेड राइस निकाला है, तो ये पहला बना है हमारी कंट्री में। एंड दीज न्यू वेराइटीज आर बेसिकली डेवलप्ड बाय द टेक्नोलॉजी CRISPR-Cas
ओनली, तो 9 नहीं है इधर, इट इज़ क्रिस्पर कैस। तो इस जेनोम एडिटेड राइस के बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ते हैं। तो ये किसने डेवलप किया पहले तो? इट इज़ डेवलप्ड बाय ACISR एंड IIRR, हैदराबाद में डेवलप किया गया है। इट्स बेसिकली सांबा मसूरी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। और ये कैसे किया गया है? बाय द साइटोकिनिन ऑक्सीडाइज 2 जीन। इस जीन को एडिट करके हमने इस चीज़ को इम्प्रूव किया। ये प्रेज़ेंट चावल की टाइप है, उसको इम्प्रूव करके हमने बनाया है पूसा DST राइस। फिर साइटोकिनिन इज़ अ प्लांट हार्मोन। अब यहाँ पे ये वाला कैसे आया, यहाँ पर जीन कैसे आया? इट हैज़ कम फ्रॉम अ प्लांट हार्मोन, जो बेसिकली ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी कि चावल को उसका साइज़ यानी कि बड़ा करता है। कैसे करता है? सेल डिवीजन, यानी कि सेल्स को बड़ा-बड़ा कर कर उसके बाद उसकी ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है। उसके बाद पूसा DST राइस के बारे में बताया गया है, जो कि ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने बनाया है। एंड दिस इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन जो आज हम खाते हैं, फाइन ग्रेन MTU, यानी कि कोटेंट्रा सिनेलो को। MTU 1010 भी बोलते हैं, उसका इम्प्रूव वर्जन है हमारा पूसा DST राइस वन। तो ये 2 वैराइटीज़ हैं जिसमें कोई भी फॉरेन DNA नहीं है, हमने ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं करा है, हमने अपने यहीं पर इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करा है एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड एज़ GM क्रॉप्स। इसको बस हमने थोड़ा-सा जेनोम एडिटेड किया है, इट्स नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। कमिंग टू जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट, सो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स जो है हमारी जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो हमारी जर्नल नेचर जेनेटिक्स में पब्लिश की गई है। ये इनिशिएट शुरुआत की थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 20 मोर इंस्टीट्यूशन से मिलकर, ताकि हम इंडिया जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैप कर पाएँ, यानी कि जान पाए कि कहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है। बेसिकली इससे कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा जो भी जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट है हमारे पूरे इंडिया में। जैसे कि हम बता सकते हैं कि फरीदाबाद में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, हरियाणा में, दैट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल लाइफ साइंस डेटा डिपोजिटरी, दैट इज बीन सपोर्टेड बाय DBT, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सपोर्ट करती है। अब जेनोम सीक्वेंसिंग के अदर इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे इंडिया जेन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, ये भी DBT का ही है, एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दैट एम टू मैप एंड सीक्वेंसेस एंटायर ह्यूमन जीनोम। अब 100,000 जीनोम प्रोजेक्ट्स होते हैं। इंग्लैंड वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव सीक्वेंस जिसने 100,000 जीनोम्स को इकट्ठा किया। इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट भी है एक, जिसमें मिलियंस ऑफ वेरिएंट्स हैं जो अफ्रीका से हैं, एशिया से हैं, यूरोप से हैं। काफ़ी सारे इंसिस्टर प्रोजेक्ट्स भी हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है जीन ड्रिवन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली जीन ड्रिवन टेक्नोलॉजी होता क्या है? सो इट्स बेसिकली जैसे कि अगर किसी मॉस्किटो कोई मॉस्किटो है जो मलेरिया या फिर डेंगू ट्रांसफर करता है, उसको उस चीज़ से रोकना है, यानी कि एक ही हम लोग जनरेशन में चेंजेस करेंगे बट वो फॉरवर्ड होगी काफ़ी सारी जनरेशंस में, मतलब आगे आने वाली सारी जनरेशंस में। इसको समझते हैं ऐसे जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस होती है, यानी कि उसको बोलते हैं हम नॉर्मल इनहेरिटेंस। जैसे कि अगर आप पेरेंट्स से या फिर फादर या फिर मदर से कोई भी अपने अंदर क्वालिटीज़ लेते हो तो उसके 50% चांसेस होते हैं दैट इट विल कम, बट ड्यू टू जीन ड्रिवन टेक्नोलॉजी उसके चांसेस 80 टू 90% हो जाएंगे, यानी कि वो आएगी ही आएगी क्वालिटी। सो मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है कि पासिंग ऑफ ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, जिसकी कैपेसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी होती है 50% ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट बिकॉज ऑफ जीन ड्रिवन टेक्नोलॉजी वो कितनी हो जाएगी 80 टू 90%। इसमें की कॉम्पोनेंट्स अगेन जीन होती है, कैसलाइन एंजाइम और क्रिस्प आर होता है। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारी जो ड्रग डेवलपमेंट यानी कि मेडिसिन की जो फॉर्मेशन है उसको और भी बेटर कर सकता है। लेकिन ऑर्गन ऑन अ चिप होता क्या है? ऑर्गन ऑन अ चिप बेसिकली सिंपल है, एक माइक्रोचिप ली जाती है, उसमें ह्यूमन सेल्स को प्लेस किया जाता है, एक आर्टिफिशियल यू कैन से ह्यूमन ऑर्गन बनाया जाता है एक स्मॉल डिवाइस यानी कि चिप के साइज की डिवाइस पे। बेसिकली आई टोल्ड यू दैट इट इज मिमिकिंग द ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन बॉडी को एक पर्टिकुलर चिप में डालना, यानी कि एयर, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, रियल ह्यूमन ऑर्गन को, यानी कि एक 3D स्ट्रक्चर देना, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑन चिप। यानी कि न्यू अप्रोच मेथड है, 3D कल्चर को प्रमोट करता है एंड रिसर्चर्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ह्यूमन ऑर्गन्स को रिक्रिएट कर पाएँ या फिर किसी भी डिजीज़ की ड्रग को ढूँढने के लिए दे कैन डू दिस। मैकेनिज़्म सिंपल होता है, सेल्स को एक चिप के ऊपर प्लेस किया जाता है और उनको सेल्स को प्लेस किया जाता है और सेल्स को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है इन अ 3D स्ट्रक्चर एक पॉलीमर की हेल्प से, और फिर उसको रियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी टिश्यूज़ से बनती है तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है धीरे-धीरे। टिश्यूज़ बेसिकली सेल्स से बनते हैं, सो दैट्स व्हाई। एक तो ह्यूमन रिलेवेंट बनता है, ठीक है? एथिकल होता है क्योंकि इसमें हम किसी ह्यूमन को मार नहीं रहे हैं, इट इज़ जस्ट द सेल्स दैट वी आर यूजिंग। और थर्डली ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफ़ॉर्म है। इससे हमारी ड्रग टेस्टिंग ईज़ी हो जाती है, यानी कि एक किसी भी की रैट पे यानी कि चूहे पे इस्तेमाल करने से अच्छा है, किसी भी एनिमल को हार्म करने से अच्छा है, किसी भी ह्यूमन को हार्म करने से अच्छा है कि हम उसको एक चिप पे आज़माएँ। तो डिज़ीज़ की मॉडलिंग बहुत आसान हो जाती है और मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज़ हो जाती है, यानी कि हम एक किसी इंसान की सेल्स को यूज़ करके भी ये कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ़ उसके लिए स्पेसिफिकली दवाइयाँ बना पाएँ। सो नेक्स्ट इज़ आरएनए साइलेंसिंग। तो रिसेंटली जर्मनी में एक एंटीवायरल एजेंट को बनाया गया है रिसर्चर्स ने,
जिसमें उसने उन्होंने यूज़ किया आरएनए साइलेंसिंग। तो ये क्यों बनाया गया था? बेसिकली एक कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस है जो अफ़ेक्ट करता था यील्ड ऑफ द बनाना प्लांटेशंस बाय 25 टू 30%। अब उस चीज़ को खत्म करने के लिए इन्होंने बनाया होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग एंड स्प्रे इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग। बट ये जीन साइलेंसिंग आखिर है क्या? जीन साइलेंसिंग बेसिकली ऐसे समझो कि एक मैसेंजर आरएनए होता है जो मैसेज लेके जाता है किसी भी सेल के स्ट्रक्चर के पास ताकि वो प्रोटीन बना सके। बट एक हम छोटा आरएनए यानी कि स्मॉल साइज़ आरएनए या फिर स्मॉल आरएनए को हम उससे कनेक्ट करेंगे और फिर वो मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको उस पार्ट के पास जाने नहीं देगा, इसलिए हार्मफुल प्रोटीन्स जो हैं वो बन नहीं पाएँगे एंड द प्रोटीन व्हेन द प्रोटीन इज़ नॉट मेड दैट मीन्स जीन हमने साइलेंस कर दिया यानी कि वो जीन बन ही नहीं रहा फर्दर। सो आरएनए साइलेंसिंग इज बेसिकली जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेट करता है सो दैट हम लोग उस जीन एक्सप्रेशन को वहीं रोक दें या फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट होने ही ना दें या फिर उसको फर्दर एक्शन करने ही ना दें, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। टर्न डाउन कर सकता है, कंप्लीटली शट डाउन कर सकता है, एक्टिविटी फर्दर होगी नहीं यानी कि और ज़्यादा प्रोटीन बनेगा नहीं, फर्दर इन्फॉर्मेशन पास ऑन होएगी नहीं। सो आरएनए साइलेंसिंग एज आई टोल्ड यू दिस इन्वॉल्व्स अ स्मॉल आरएनए जिसको हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका हमने नाम दिया एसआई आरएनए और एमआई आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए के साथ कनेक्ट करके उसको ये काम करेगा। तो दे आर ईदर डिस्ट्रॉइंग इट और दे आर कंप्लीटली ब्लॉकिंग इट, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद माइक्रो आरएनए बेसिकली सेम चीज़ है जो सप्रेस करती है किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि मैसेंजर आरएनए को वो रोकेगी ताकि वो फर्दर प्रोटीन ना बना पाए। तो जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए सीक्वेंस को फर्दर मैसेंजर आरएनए के पास भेजना और फिर मैसेंजर आरएनए को बोलना कि हाँ बाकी पार्ट के पास जाए ताकि वो उन्हें राइबोसोम्स जो होते हैं उनको ऑर्डर दे सके कि प्रोटीन्स बनाएं ताकि फर्दर बॉडी में जो भी फंक्शन है वो होते रहें। नेक्स्ट, पेंजिनोम। उससे पहले कि इस वीडियो में सिर्फ आपको बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट मिलेगा, सो इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस वीडियो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये पहली बार है जो मैं कर रही हूँ, आई एम अ साइंस टीचर बट स्टिल आई वांट यू टू गाइस टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंजिनोम, रिसेंटली चाइनीज साइंटिस्ट ने फर्स्ट पेंजिनोम एंशियन राइस का बनाया है। कौन सी टेक्नोलॉजी उसने यूज़ की है? दैट इज पैक बायो हाई फेडिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में हाई फाई बोलते हैं। सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल को लिया जाता है, उसको रियल टाइम एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एसएमआरटी, और फिर इनक्रेडिबल सिंगल मॉलिक्यूल को एक्यूरेसी के साथ लॉन्ग रीड्स बनाए जाते हैं, यानी कि लॉन्ग सीक्वेंसिंग मेथड के साथ एक जेनोम सीक्वेंसिंग की जाती है पेंजिनोम की। लेकिन पेंजिनोम है क्या? इट्स बेसिकली अगेन द जेनोम सीक्वेंस, जेनोम के सीक्वेंस को हम बोलते हैं पेंजिनोम, यानी कि मल्टीपल आप लगा सकते हो, एक मल्टीपल काइंड ऑफ जेनोम सीक्वेंस है इसे, जिससे पेंजिनोम का नाम दिया गया है। जिसमें हम काफ़ी सारे इंडिविजुअल की सेम स्पीशीज़ बट अलग-अलग इंडिविजुअल्स की जीनोम्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं, दैट इज़ हाउ पेंजिनोम इज़ फॉर्म्ड। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल एप्लीकेशंस हैं इसकी, जैसे कि एग्रीकल्चर में किसी भी न्यू जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप में अगर कोई न्यू कैरेक्टरिस्टिक डिटेक्ट हुई है, जैसे कि डिजीज टॉलरेंट हुई है या फिर कोई भी रेजिलिएंट क्रॉप हुई है, उसको क्लाइमेट के अगेंस्ट कैसे हम कर सकते हैं, यानी कि क्लाइमेट में कैसे वो प्लांट सर्वाइव कर सकता है, उसको न्यू ट्रेड देने के लिए इट कैन हेल्प। उसके बाद अगेन प्रिसीजन इन मेडिसिन, ह्यूमंस में अगर कोई भी स्पेसिफिक डिजीज आइडेंटिफाई हुई है तो उसको कैसे हम लोग मार्क कर सकते हैं या फिर कैसे उस ह्यूमन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं उस चीज़ से लड़ने के लिए, दैट इज पॉपुलेशन स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स, दैट इज फॉर एग्जांपल ह्यूमन पेंजिनोम प्रोजेक्ट भी है एक हमारा जो हम कर रहे हैं। इट्स बेसिकली डन इन यूएसए स्पेसिफिकली, अगर हम बताएं तो यूएसए में स्पेसिफिकली किया जा रहा है, दैट इज ह्यूमन जेनोम पेंजिनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है शुक्र जीन। बेसिकली रिसर्चर्स फ्रॉम सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने एक जीन डेवलप किया है, इसमें हमें भी पता चलता है कि जो इनोवेशन है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रही है, जो एक्सप्लेन करता है एबिनल मिस्ट्री। ये एबिनल मिस्ट्री होती है डार्विन की। बेसिकली इसमें न्यू फाउंड जीन, ये एक न्यू टाइप का जीन है या फिर स्पर्म कह सकते हो इसको, क्योंकि ये जो है रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉलन क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल लगा सकते हो आप, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स को, उनमें होता है। अब इट कंट्रोल्स अ ग्रुप ऑफ जीन्स, जैसे एफ बॉक्स रिलीज करता है एक टाइप का प्रोटीन जिससे ये हेल्दी पॉलन रिलीज होते हैं, इसको बोलते हैं एफ बॉक्स। तो मतलब कि एफ बॉक्स और शुक्र जीन एक साथ काम करते हैं टू इवॉल्व दिस पर्टिकुलर मिस्ट्री, टू इवॉल्व दिस पर्टिकुलर थ्योरी, और इसको बोलते हैं डेवलपिंग हेल्थ, इसको बोलते हैं एबोमिनेबल मिस्ट्री ऑफ द सडन राइज ऑफ सक्सेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स आजकल सक्सेसफुल इसीलिए हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग पर।
डीएनए प्रोफाइलिंग जो होता है हमारा, डीएनए प्रोफाइलिंग इज़ बेसिकली किसी चीज़ की प्रोफाइल बनाना। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डीएनए की प्रोफाइल बना रहे हैं इन ऑर्डर टू कैच सम ऑफ द सस्पेक्ट्स और विक्टिम्स। और इस केस में किस सस्पेक्ट और विक्टिम की बात की जा रही है, तो वो है रेड फोर्ट ब्लास्ट के टाइम की। तो टेक्निक क्या है, इंडिविजुअल्स के डीएनए के सैंपल्स लिए जाएँगे, उसको एक पर्टिकुलरली फाइल में या फिर किसी भी चीज़ में कंटेन कर कर एक तरह से उसको सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा। की सस्पेक्ट मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सो पहला मेथड है शॉर्ट टैंडम रिपीट एसटीआर, यानी कि एक ऐसा मेथड जिससे हम इंडिविजुअल्स के शॉर्ट रिपीटिंग डीएनए को पकड़ सकते हैं दैट इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में बात करेंगे, तो इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ मदर्स। मदर्स यानी कि फीमेल्स के केस में इस मेथड को यूज़ किया जाता है। और जब डीएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो डिग्रेड हो जाता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। वाई क्रोमोसोम की बात की जाए तो वाई क्रोमोसोम यू नो इट इज़ रिलेटेड टू मेल्स। तो मेल्स के केस में यानी कि फादर या फिर सन को फाइंड करने के लिए जो सस्पेक्ट होते हैं केसेस में, उनको फाइंड करने के लिए ये वाली टेक्निक यूज़ होती है। वहीं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे उस डीएनए के लिए यूज़ करते हैं जब डीएनए काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी कि लेस अमाउंट में प्रेज़ेंट होता है किसी केस में, देन वी यूज़ दिस काइंड ऑफ टेक्निक। उसके बाद जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स की न्यूज़ को समझने के लिए वी हैव टू लर्न फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जंपिंग जीन्स होता क्या है। अब जंपिंग जीन्स डीएनए का वो सीक्वेंस है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जंप करता रहता है। जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जंप करता है तो क्या होता है कि जो उनकी ऑफस्प्रिंग में क्वालिटी होती है या फिर जो भी फिजिकल म्यूटेशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, या तो वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी इन द अमाउंट ऑफ डीएनए। अब इसमें कट पेस्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, ये खुद ही ये काम कर लेता है। इसीलिए 50% ऑफ द जीनोम इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है इसमें। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ स्टडी इज रिवीलिंग दैट लाइन 1 का जो जंपिंग जीन है, इट बाइंड्स विद सर्कुलर डीएनए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये न्यूज़ है। तो आईसीएआर ने एक पेटेंट भी क्रिएट किया है ट्रांसपोसन एसोसिएटेड प्रोटीन्स के बारे में, जो अगेन जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कार-टी थेरेपी से बेस्ड, यानी कि कार-टी सेल थेरेपी आपने सुना भी होगा, पहले भी बहुत ही बार आया है ये मैगज़ीन्स में। सो नेक्स्ट कार-19 इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस कार-टी सेल थेरेपी। ये पहली कार-टी सेल थेरेपी है जो प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल की है। अब नेक्स्ट कार-19 थेरेपी आखिर है क्या? इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट बी सेल ब्लड कैंसर, यानी कि बी सेल ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम होता है। ये किस कंपनी ने करा है प्रोड्यूस? इम्यूनो एक्ट, जो कि है आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंडर, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय सम नेशनल कंपनीज एज वेल लाइक डीबीटी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, इसके अंडर भी आती है ये। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक और ड्रग था जो कार्टेमी नाम से है, लेकिन ये ब्लड कैंसर को ट्रीट करता है। अगर हम ऊपर वाले ड्रग की बात करें तो इट ट्रीट्स बी ब्लड कैंसर। ठीक है, तो स्पेसिफिक है, दोनों अलग अलग हैं। फिर उसके बाद कार टी सेल थेरेपी आखिर होती क्या है? पहले समझो कि कार टी सेल थेरेपी में जो हमारे टी सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या फिर अब काम करना बंद कर देते हैं। तो कैंसर सेल्स को वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो मार नहीं पाते कैंसर सेल्स को। तो अब क्या होता है कि जब कार टी सेल थेरेपी अंडरगो करनी होती है, तो टी सेल्स को बॉडी में से निकाला जाता है इंडिविजुअल की जिसको प्रॉब्लम है। उस टी सेल को फिर लैब में ले जाया जाता है, उसमें कार टी सेल थेरेपी की जाती है, यानी कि कार टी सेल्स को लैब में बनाया जाता है। उसके बाद मिलियंस ऑफ देम आर ग्रोन सेपरेटली, और फिर उसको इन्फ्यूज़ किया जाता है जो भी इंडिविजुअल इन्फेक्टेड होते हैं। फिर दैट कार-टी सेल विल बाइंड विद अदर सेल्स टू किल द कैंसर सेल्स। और इसीलिए क्योंकि ये ज़िंदा कर देता है टी सेल्स को हमारी बॉडी में, इसलिए इसको लिविंग ड्रग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं कार-टी सेल थेरेपी के, जैसे ये कुछ टाइम तक कैंसर को रोक सकता है। कैंसर को कुछ टाइम तक ही रोक सकता है, क्योंकि क्या होता है कैंसर की कोई मेडिसिन तो है नहीं। सो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट कैन मेक इट स्टे एट द बे, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम टी सेल को इंडिविजुअल के थ्रू ही लेते हैं, इंडिविजुअल से ही लेते हैं, तो वो पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट जैसा हो जाता है। और फिर जैसे कि कीमोथेरेपी वगैरह होती है, ये हमें काफ़ी सेशंस के बाद अटेंड करनी पड़ती है। बट इन दिस वी हैव ओनली 45 डेज़ सेशंस, और उसके बाद टी सेल्स आर गोइंग टू डू देयर वर्क। उसके बाद आता है चैलेंजेस। काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर ये थेरेपी रिएक्ट कर जाती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दे जाती है, तो काफ़ी सारे ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकते हैं, यहाँ तक कि ऑर्गन फेलियर भी रिजल्ट हो सकता है। एंटीजन एस्केप, यानी कि सिंपल है कि अगर कार्टी सेल थेरेपी रेजिस्टेंट बन गई, यानी कि सेल्स रिएक्ट ही नहीं कर पाई, ट्यूमर जो है हमारा, कैंसर जो है, वो कार्टी सेल को रिएक्ट ही नहीं कर रहा, रेजिस्टेंट बन गया है, तो फिर क्या करेंगे? देन ऑल्सो इट इज़ अ चैलेंज। फिर अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस भी हमें हो सकते हैं। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने 8 बेबीज को सेव किया है बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि उनको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज था। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज क्या होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज में बेसिकली वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं होती है,
क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। पहले समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में होता है, एक ऑर्गेनेली, एक पार्ट ऑफ सेल होता है जिसमें हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो 90% एनर्जी हमारी इसी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बेकार हो जाएगा तो फिर सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, सेल्स वॉन्ट बी एबल टू वर्क और आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का भी डीएनए होता है। अब इसमें खुद का एक अलग से डीएनए होता है। समझो बात को कि ये डीएनए न्यूक्लियर वाले डीएनए से अलग होता है, क्योंकि न्यूक्लियर वाले डीएनए में फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव होती है, बट इसमें हमारी एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव होती है। सो इट इज क्वाइट डिफरेंट। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, सेल्स मरने लग जाते हैं, ऑर्गन्स फेल होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। स्पेशली ये मदर से ही आता है बच्चे के अंदर। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इट इज़ वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे कि एक मदर का सेल लिया, फादर का सेल लिया। अब जो भी इनका फ्यूजन बनेगा, उस सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खराब है, तो हम उसको किससे लेंगे? डोनर से। हम एक डोनर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को इससे रिप्लेस कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे और डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया को अंदर डाल देंगे। इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इसमें 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि अ मैन, अ फादर, अ वुमन विच इज अ मदर एंड अ डोनर, इसलिए इसको 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है। अब इसकी 2 टेक्निक्स हैं, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर एंड प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। जो पीएनटी है यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, वो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जहाँ मेटरनल स्पिंडल होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही वो चेंजेस कर सकते हैं। स्टेम सेल्स पे आते हैं। रिसेंटली एक स्टडी के इससे पता चला है कि जो स्टेम सेल्स हमें बॉडी फैट यानी कि एडिपोज टिश्यू से मिलते हैं, उसको अगर हम ओस्टियोपोरोसिस को सॉल्व करने के लिए यूज करें तो वो सक्सेसफुल है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जब हम हमारी बोन्स की मिनरल्स डेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम या फिर पोटेशियम कम होने लगता है, तो फिर हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती है, जिनकी वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दैट इज द न्यूज़ रिलेटेड टू इट। अब स्टेम सेल्स होते क्या हैं? स्टेम सेल्स अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्फिनिटी डिवाइड करते हैं एक ऐसे सेल को बनाने के लिए जो मेच्योर होंगे बाद में, जिनका कुछ स्पेशल फंक्शन होगा। जैसे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, फीटस डेवलपमेंट में, अम्बिलिकल कोर्ड, प्लेसेंटा, सेवरल एडल्ट ऑर्गन्स में ये सब चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो से रिलेटेड होते हैं। बाकी होते हैं नॉन एम्ब्रियोनिक, सोमेटिक या एडल्ट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट के 2 टाइप हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है वो एम्ब्रियो में फाइंड होते हैं, और जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियोनिक जीन्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड, उनका कोई ऐसे एज सच फंक्शन नहीं होता है, बट हाँ, इफ यू विल गिव देम फंक्शन दे विल डिफरेंशिएट टू यील्ड द स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स एज वेल। तो मतलब वो हो सकता है। देन वी हैव द एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक। अगर हम एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा बायो बैंक है, एक ऐसा बैंक बनाया गया है जिसमें स्टेम सेल सेव होंगी, बट एनिमल्स की। सो इट इज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेट सेल बैंक एंड लेबोरेटरी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में है। इसके की फीचर्स वही है कि वो स्टेम सेल्स को सेव करेगा, 3D बायो प्रिंटर है, बैक्टीरियल कल्चरल लैब है, क्रायो स्टोरेज एक्सेट्रा एंड सो मेनी थिंग्स। रीजेनरेटिव मेडिसिन को क्रिएट कर सकते हैं, सेलुलर थेरेपीज फॉर लाइवस्टॉक हो सकता है, डिजीज मॉडलिंग हो सकती है, टिश्यू इंजीनियरिंग हो सकती है, काफी सारी चीजें इसमें है। इट इज सपोर्टेड बाय एनबीएम जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, एंड इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन। ठीक है, उसके बाद आता है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक। बेसिकली एक ऐसा नेशनल बायो बैंक है जिसमें सारे इंडियंस की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर मेडिकल इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो सेव हो सकती है। सिर्फ मेडिकल ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सेव होगी यहाँ पर, जिससे हम मेडिकल वे में और भी ज़्यादा मतलब इंक्रीज कर सकते हैं अपने आप को या डेवलप कर सकते हैं। सो इट इज़ इनोग्रेटेड एट द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। अब ये इसके जो है, इट इज लॉन्च अंडर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इट इज हियर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, बट इट इज हमें यहाँ इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? तो इसकी इंस्पिरेशन हमें मिली है यूके बायोबैंक मॉडल से। उसके बाद लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द डाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, इससे अर्ली डायग्नोसिस हमारी होती है, थेरेप्यूटिक टारगेटिंग होती है, फाइट अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स डिजीजेस से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, कम से कम भी 10,000 इंडिविजुअल्स की। तो उसके हिसाब से एआई की मदद से, जीन गाइडेड थेरेपीज की मदद से हम लोग उस रेजोल्यूशन को बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू गिव अस अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडियाज अबाउट वेरियस थिंग्स, अबाउट जीन्स प्रेजेंट होंगे, लाइफ स्टाइल प्रेजेंट होगी, क्लिनिकल डेट, तो उन सब चीज़ों से हम कर सकते हैं। अब फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? ऑफिशियली हम इसे बोलते हैं फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहॉर्ट नॉलेज बेस, दैट इज PI चेक, दैट इज लॉन्च बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एंड ये काफ़ी लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रैकिंग होगी हेल्थ से रिलेटेड इंडिविजुअल्स की ओवर सेवरल ईयर्स, उनका क्या लाइफस्टाइल है, कैसे कर रहे हैं, सब चीज़ें हमें पढ़ाई जाएगी या फिर उसमें स्टोर करी जाएगी। फिनोम इज बेसिकली सेट है एक पूरा
फोटोटाइप का। फोटोटाइप, अब फोटोटाइप क्या होता है? फोटोटाइप इज बेसिकली हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कलर क्या है स्किन का, या फिर हमारे बाल कैसे दिखते हैं, हमारी आइज का कलर क्या है, जो चीजें हम देख सकते हैं, जैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें बोलते हैं फोटोटाइप। अब ये सब चीजें हमारे अंदर ऐसे ही तो नहीं आ जाती है, हमारे अंदर किसी कैसे आती है? जीन्स के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू। सो इसको हम बोलते हैं जेनोटाइप। ठीक है, तो दिस इज इन्फ्लुएंस जेनोटाइप, और जीन्स भी इन्फ्लुएंस करती है, तो हमारे बिहेवियर को एनवायरमेंट भी तो इन्फ्लुएंस करता है। सो दैट इज अ पॉइंट रिटन हियर। उसके बाद बायोकेमिकल मेकर्स। इंडियन रिसर्चर्स ने बायोकेमिकल मार्कर्स को आइडेंटिफाई किया है हमारे ब्लड में। कुछ ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे ब्लड में जो डिटेक्ट कर सकते हैं किडनी के इन्फेक्शन को। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटिक पेशेंट्स। स्मॉल मॉलिक्यूल से क्या मतलब है? जैसे शुगर होता है हमारे ब्लड में, अमीनो एसिड होता है, कभी दिखता थोड़ी है हमारे, कभी कहीं से ब्लड निकल जाए। तो इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फाउंड। जब भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं तो हमारे ये मॉलिक्यूल्स इन एक्शन हो जाते हैं। फिर इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ के डॉक्टर्स बता सकते हैं कि आर वी अंडर अ डिजीज रिस्क, क्या हमें कोई ऐसा डिजीज है किडनी से रिलेटेड, तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक बॉडी में पढ़ते हैं, अगर वो हाई होता है तो हमें हार्ट के रिस्क होते हैं, अगर नहीं होता तो फिर हमें रिस्क नहीं होता, वी वर सेफ। सो दैट इज एग्जाम्पल गिवन है। किडनी से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? एराबाइटोल, मायोइनोसाइटोल, डाइबोथाइमेडाइन एक्सेट्रा। उसके बाद आता है नेशनल बायोफाइंड्री नेटवर्क पे। आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट लैब में गया, उसने एक सैंपल लिया, फिर टेस्ट किया, ऐसे करके उसने दूसरा लिया, तीसरा, ऐसे ऐसे करके वो टेस्ट करेगा। बट व्हाट इफ उस साइंटिस्ट की जगह हम एक मशीन रख दें, अगर हम उस मशीन को बोले नाम दें, तो इट इज बायो फाउंड्री। ठीक है, ऐसे ही इंडिया फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क वाज लॉन्च इन अगस्त 2025, और ये बायो ई3 पॉलिसी के अंडर आता है। तो जब बायो ई3 को फर्स्ट एनिवर्सरी यानी कि 1 साल हो गया, तब हमने ये लॉन्च किया है। सो इट इज ऑटोमेटेड फैसिलिटी जहाँ पर बहुत सारे डिजाइन मशीन, अब मशीन तो आपको पता है इट कैन डू ह्यूमन वर्क इन अ सेकेंड। तो बहुत सारे डिजाइन बिल्ड कर सकती है, बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर सकती है, डीएनए सिंथेसिस कर सकती है, जीन एडिटिंग, हाई थ्रू आउट बायो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही कर सकती है। तो स्केल अप प्रूफ होगा, बायो एनेबलर्स होंगे, स्केलिंग अप रिसर्च एक्टिविटी होगी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज बायो ई3 पॉलिसी, अंडर बायो ई3 पॉलिसी। अब बायो ई3 पॉलिसी आखिर है क्या? बायो ई3 पॉलिसी बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी को यूज करना है इकोनॉमी के लिए, एनवायरमेंट के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, इट इज लॉन्च बाय डीबीटी एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो एक बायो मैन्युफैक्चरिंग को सिंपल से एक बहुत ही एडवांस चीज को बनाने के लिए हमने बायो ई3 को लॉन्च किया है। जैसे कि इसमें हम प्रिसाइज्ड मेडिसिन को बनाएंगे, एनवायरमेंट के लिए हम कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन करेंगे, फंक्शनल फूड करेंगे, स्मार्ट प्रोटीन्स करेंगे, इन सब चीजों के लिए हमने बनाया है। उसके बाद डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप, दैट इज अ डी प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है? सीएसआईआर सेंटर ने फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज कोलैबोरेटिंग विद वेरियस रिसर्च ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि बहुत सारे देश विदेश के रिसर्च ग्रुप के साथ वो ये डी प्रोजेक्ट को कर रही है। लेकिन इसमें एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक्स इज बेसिकली, देखो जीन्स हमारे नेचर को अफेक्ट करते हैं, लेकिन जीन्स को भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट कर सकता है। उस चीज को पढ़ने के लिए ये एपिजेनेटिक्स कहा गया है। तो बिहेवियर और एनवायरनमेंट कैसे हमारे जीन्स को अफेक्ट करता है। अब देखो जीन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको तो वो चेंज नहीं कर सकता, इट डज नॉट चेंज द जीएनए सीक्वेंस, बट वो कैसे उसको रीड करता है, हमारी बॉडी उसको कैसे रीड करती है, उसे बोलते हैं हम एपिजेनेटिक्स। ठीक है, इट्स अ 5 year प्रोजेक्ट which will be led by researchers at the University of Bristol, London and the CSIR, CCMB in India. उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि ग्लोबल हेल्थ हो, एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ जेनोमिक के क्या इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पे, डिजीजेस पे, रिस्क अक्रॉस द ग्लोबल पोल्यूशन, इन सब के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो फिर टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो इट इज़ अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक ही मैंने कवर किया है, टू नो द रिस्पॉन्स, एंड ऑफ कोर्स आई विल कंटिन्यू द सीरीज इफ यू गाइस वांट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।